हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। आज हमारा जो ऑडिट है उसका चैप्टर है कंपनी ऑडिट का आज पहला चैप्टर है। और वो आज हम कितना कर पाते हैं देखते हैं। सेक्शन 139 से लेकर 148 तक है। चलिए देखते हैं आज हम कितने कर पाते हैं। ठीक है। तो पहला जो हमारा है, पहला सेक्शन है सेक्शन 139। पहला जो सेक्शन है 139 वो क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। हमारा जो कंपनी है एक गवर्नमेंट कंपनी है। फॉर गवर्नमेंट कंपनी अनदर इज other than गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ये भी डिवाइडेड दो टाइप का है, ये भी डिवाइडेड दो टाइप का है। पहला है फास्ट ऑडिटर और दूसरा है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। यहाँ पर भी फास्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये जो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का है, ये है गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी का जो सेक्शन है कितना है? फास्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का जो सेक्शन है 139 सबसेक्शन 7। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कितना है? सेक्शन 139 5 सबसेक्शन 5। ठीक है। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का जो फास्ट ऑडिटर है वो है क्या? सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। पहला है फास्ट ऑडिटर। फास्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का कैसा होगा? देखिए, फास्ट जो ऑडिटर है वो जो गवर्नमेंट कंपनी का है वो कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाय C&AG। C&AG मतलब जानते हो? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। विद इन कितने दिन में? विद इन 60 डेज। विद इन 60 डेज। कहाँ से 60 डेज? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी का फास्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? C&AG अपॉइंट करेगा। कितने दिन में अपॉइंट करेगा? 60 डेज में अपॉइंट करेगा। कहाँ से 60 डेज? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर C&AG फेल हो गया तो इन केस ऑफ फेल्योर देन BOD। BOD कितने दिन में करेगा? 90 डेज, नहीं 30 डेज, सॉरी 30 डेज। विद इन 30 डेज।
ठीक है, 30 डेज में, कहाँ से 30 डेज, 60 डेज जहां पर खत्म हो गया वहीं से 30 डेज। और इसके बाद इन केस फेल्योर, अगर बीओडी भी फेल हो गया, सो मेंबर्स कितने दिन में, विद इन 60 डेज ईजीएम में मेंबर कर देंगे, 60 डेज में अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये जो ऑफिस है, जो ऑडिटर का जो ऑफिस है, वो कितने दिन तक होल्ड होगा? जो फास्ट ऑडिटर है वो ऑफिस जो कितने दिन तक होल्ड करेगा, वो कितने दिन तक होल्ड करेगा? होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फास्ट एजीएम। जब फास्ट एजीएम खत्म होगा तब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? आप और कौन अपॉइंट करेगा? वही C&AG। ठीक है, अपॉइंटेड बाय C&AG, अपॉइंटेड बाय C&AG कितने दिन में? विद इन 180 डेज। कहाँ से? फ्रॉम द commencement of financial year, commencement of financial year, जहाँ से ईयर स्टार्ट होगा वहीं से, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल से विद इन अप्रैल फर्स्ट है 180 डेज, जहाँ पर होगा 180 डेज, वहीं से उतने दिन में वो क्या करेगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा। और वो कितने दिन तक ऑफिस होल्ड करेगा? देख लीजिए, होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ देता होगा शायद। ठीक है, होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। मतलब अगर उसी साल, मान लीजिए 2020 में अपॉइंट हो गया, 2020 का अप्रैल है, अप्रैल से अपॉइंट 180 डेज में अपॉइंट हो गया, 180 डेज में अपॉइंट हो गया, और उसके बाद जो भी एजीएम होगा उसी दिन तक वो वैलिड रहेगा। उसके बाद वो, मतलब वो ऑफिस होल्ड इतने दिन तक ही करेगा जितने, जहां पर एजीएम होगा, जिस डेट से एजीएम होगा उतने दिन तक वो ऑडिटर रहेगा, और एजीएम के बाद और कोई होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का फास्ट ऑडिटर कैसा अपॉइंट होगा? वो जो सेक्शन 139(6) है, देखिए कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाय बीओडी अपॉइंट करेगा। कितने दिन में करेगा? विद इन 30 डेज। कहीं से 30 डेज? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 30 डेज। ठीक है, और उसके बाद इन केस फेल्योर, अगर बीओडी फेल हो जाता है तो ईजीएम होगा। ईजीएम पे मेंबर अपॉइंट करेंगे ऑडिटर। कितने दिन में ईजीएम होगा? 90 डेज में ईजीएम होगा। और उसके बाद कितने दिन तक ऑफिस होल्ड करेगा? होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम।
मतलब ये होल्ड करेगा जब तक फास्ट एजीएम, जहां पर फास्ट एजीएम होगा, जिस डेट से फास्ट एजीएम होगा उसी डेट तक, कंक्लूजन ऑफ एजीएम खत्म होने तक वो ऑफिस में रहेगा। मतलब देखिए, एजीएम तो खत्म हो जाएगा, एजीएम से और एक ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, तब तक एजीएम तक अपॉइंट होगा। फास्ट ऑडिटर जो है वो एजीएम तक ही अपॉइंट होगा, ठीक है। और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो उसका सेक्शन 139 है, वो अपॉइंट कैसा होता है, अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, appointed by members in AGM. Hold the office from first AGM to conclusion of 6th AGM। समझ में आया? देखिए देखिए मैं और एक बार समझा देता हूँ। Subsequent auditor of other than government company, ये है टाइमलाइन, ये है 1/4/2021, ये है 1/4/2022, ठीक है। मान लीजिए इसका जो फास्ट एजीएम, मतलब ये जो कंपनी है ये यहीं से शुरू हुआ है, मतलब इसका जो मतलब इनकॉर्पोरेशन हुआ है, मान लीजिए 1/6/2020 में हुआ था, 1/6/2020 में हुआ था, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। और वो 30 डेज में ऑडिटर तो अपॉइंट हो जाएगा ना, ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा 30 डेज। तो इसका जो पहला जो एजीएम होगा ये तो यहीं पर नहीं होगा ना, और इसके जो 2021 में होगा, जो पहला एजीएम होगा, पहला एजीएम होगा 2021 में, तो 2021 में यहाँ पर एजीएम हो गया, मान लीजिए 1/6/2021 में एजीएम हो गया। ये है फास्ट ऑडिटर, यहाँ पर अपॉइंट हो गया कौन, फास्ट ऑडिटर, फास्ट ऑडिटर यहाँ पर अपॉइंट हो गया, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल तक ही, मतलब ये फास्ट एजीएम तक ही इसका टेन्योर है। और यहाँ पर जो ऑडिटर अपॉइंट होगा इसका जो टेन्योर होगा, ये है फास्ट एजीएम, और यहाँ पर जो अपॉइंट होगा यहीं से 6th एजीएम तक, यहीं से 6th एजीएम तक, जब 6th एजीएम होगा मतलब 5 साल तो रहेगा फास्ट एजीएम। ये है फास्ट एजीएम, यहाँ पर सेकेंड एजीएम, मान लीजिए ये 2022 नहीं है, हो गया यहाँ पर मान लीजिए 1/6/2022, 1/6/2023, 6/2024, 6/2025, यहीं से जब 6th एजीएम होगा तब तक वो टेन्योर रहेगा, उसका टेन्योर तब तक ही रहेगा, ठीक है। और एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसका दो टाइप का है, एक है गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का जो फास्ट ऑडिटर है 139(7), और जो गवर्नमेंट कंपनी का जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो है 139(5) सब सेक्शन 5।
और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर 139(6) और जो सेकंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर है 139(1). ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको अपॉइंट कौन करेगा? CNDG करेगा। इसको अपॉइंट करेगा कौन? CNDG करेगा, अपॉइंट करेगा। कितने दिन में अपॉइंट करेगा? 60 डेज। कहाँ से 60 डेज? इनकॉर्पोरेशन से 60 डेज, मतलब जहां पर MCA से रजिस्ट्रेशन होगा वहीं से 60 डेज। और इनकेस फेलियर, अगर वो फेल हो जाता है, CNDG फेल हो जाता है तो BOD करेगा कितने दिन में? 30 डेज। जहीं से 60 डेज खत्म हो गया, जहां से 60 डेज खत्म हो गया वहीं से 30 डेज। ये है गवर्नमेंट कंपनी। मान लीजिए ये टाइमलाइन है गवर्नमेंट कंपनी का, यहीं से इनकॉर्पोरेशन हो गया, यहीं से ये है 30 डेज। 30 डेज में कौन करेगा? CNDG करेगा, अपॉइंट करेगा। CNDG 30 डेज में अपॉइंट करेगा। अगर ये फेल हो जाता है तो BOD करेगा यहीं से, ये 60 डेज में करेगा। कौन 60 डेज में करेगा? सॉरी, ये 60 डेज में करेगा। CNDG 60 डेज में करेगा। अगर 60 डेज अगर ये फेल हो जाता है तो CNDG फेल हो जाता है तो BOD करेगा। कितने दिन में BOD करेगा? 30 डेज में BOD करेगा। यहीं से BOD अपॉइंट करेगा। अगर BOD फेल हो जाता है, मेंबर करेंगे कहीं से यहीं से 60 डेज में मेंबर करेंगे। और ऑफिस कितने दिन तक होल्ड करेंगे? फर्स्ट AGM तक, जहाँ जिस दिन इसका फर्स्ट AGM होगा उसी दिन तक वो होल्ड करेंगे, वो उतनी दिन तक वो होल्ड करेंगे। ठीक है, यह गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया। और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है गवर्नमेंट कंपनी का जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, ये है गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर। और जो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो गवर्नमेंट कंपनी का है वो कितने दिन में होगा? ये है टाइमलाइन। ये है फाइनेंशियल ईयर 1, मतलब 1/4/2021, यहीं से 180 डेज, 180 डेज। कौन अपॉइंट करेगा? CNDG अपॉइंट करेगा 180 डेज में। CNDG अपॉइंट करेगा कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और होल्ड करेगा कितने दिन? टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM। जब AGM खत्म हो जाएगा, AGM खत्म हो जाए तो इतने दिन तक वो यहीं से AGM होगा। जितने दिन AGM होगा टेन्योर उतने दिन तक ही रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया गवर्नमेंट कंपनी। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का देख लेते हैं। फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का, ये जो फर्स्ट ऑडिटर है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का, वो 139(6) है। वो अपॉइंटेड बाई कौन अपॉइंट करेगा? BOD अपॉइंट करेगा। कितने दिन में अपॉइंट करेगा? 30 डेज में अपॉइंट करेगा। अगर BOD फेल होता है तो EGM में होगा कितने दिन में? 90 डेज में EGM में होगा। और होल्ड करेगा ऑफिस कितने दिन तक? और फर्स्ट AGM तक, जहाँ फर्स्ट AGM खत्म होगा उतने दिन तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे। और उसके बाद वहीं पर फर्स्ट AGM में और एक ऑडिटर अपॉइंट होगा, और वो कितने दिन अपॉइंट होगा? फर्स्ट AGM से 6th AGM तक वो अपॉइंट होगा। ठीक है, वो उसका जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसका सेक्शन क्या है? 139(1). चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया। थोड़ा बुक में देख लेते हैं। Appointment of first auditor in case of company other than government company. As per section 139(6), the first auditor of a company other than government company shall be appointed by BOD within 30 days। 30 days में अपॉइंट होगा। कौन करेगा? BOD अपॉइंट करेगा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का,
फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट से 30 डेज में बीओडी अपॉइंट करके इन केस फेलियर बीओडी अपॉइंट ऑडिटर इटसेल्फ इन्फॉर्म मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अगर फेल हो गया तो बीओडी फेल हो गया तो कौन मेंबर कंपनी शैल विद इन 90 डेज एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईजीएम में, एक ईजीएम का मतलब ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। appoint the auditor appointed auditor shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting। अगर बीओडी फेल होता है तो मेंबर करेंगे कितने दिन में, 90 डेज में मेंबर करेंगे। ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी होता है, अगर गवर्नमेंट कंपनी का क्या है तो जानते होंगे आप, जो जिसका जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसके गवर्नमेंट के पास 50% से ज्यादा होगा, 51% ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाता है। ठीक है। वो जो सेक्शन 139(7) है, that in case of government company or any other company owned or controlled directly indirectly by a central government or by any state government or government or partly paid central government partly on the one or more state government or first auditor shall be appointed by the comptroller and auditor general of India within 60 days from the date of registration of the company। ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद 60 दिन के अंदर कौन अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा कौन ना, फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है। और उसके बाद इन केस कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट अपॉइंट such auditor within the above said period, the board of director of the company shall appoint such auditor within next 30 days। अगर C&AG फेल हो जाता है, does not appoint such auditor within above said period, the board of director company shall appoint such auditor within next 30 days। next 30 days से कौन अपॉइंट होगा, बीओडी अपॉइंट करेगा नेक्स्ट 30 डेज, मतलब वो खत्म हो गया, 60 डेज खत्म हो गया, उससे 30 डेज। ठीक है। और उसके बाद फर्दर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बीओडी within BOD to appoint such auditor within next 30 days, it shall form the member of the company who shall appoint such auditor within 60 days at an extraordinary general meeting। auditors shall hold office till the conclusion of first annual general meeting। अगर उसी 30 डेज से बीओडी फेल हो गया, देन 60 डेज में ईजीएम होगा, और ईजीएम में कौन अपॉइंट करेगा, ईजीएम में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, और उसका जो कंक्लूजन होगा, उसका जो ऑडिटर होल्ड कितने दिन ऑफिस को कितने दिन होल्ड करेगा, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो होल्ड करेगा। ठीक है। उसी तरह से देख लेते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। पहले नॉन गवर्नमेंट कंपनी देखते हैं। सेक्शन 139(1), section 139 subsection 1 of the company provides every company shall at the first annual general meeting appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold office to the conclusion of that meeting till the conclusion of its sixth annual general meeting and thereafter to conclusion every sixth meeting। ठीक है। एवरी कंपनी प्रोवाइड एवरी कंपनी शैल द फर्स्ट एनुअल, मतलब जो ईच कंपनी को मतलब उसका जिसके ऊपर ऑडिटर के रूल अप्लाई होता है, ऑडिटर के सेक्शन अप्लाई होता है, वो क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल होने होता है तो हो जाएगा। अगर कोई फार्म है, मतलब सोल प्रोप्राइटर है कि इंडिविजुअल की फार्म है, जो भी हो, उनको अपॉइंट करना पड़ता है, ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। और जो ऑडिटर है वो मीटिंग कितने दिन तक होल्ड करेंगे, फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक ऑफिस को होल्ड करेंगे, और उसके बाद एवरी 6th एजीएम में और एक बार क्या होगा, ऑडिटर अपॉइंट होगा। ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नीड टू बी नोटेड। Before such appointment is made, the written consent of the auditor to such appointment and certificate from him to the देखिए, जब हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे
उससे पहले जब हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे उससे पहले उसका हम रिटन कॉन्सेंट लेना चाहिए कि वो अपॉइंट होने के लिए इच्छुक है या नहीं है। उससे हम रिटन कॉन्सेंट लेंगे एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम that the appointment if made shall be in accordance with the conditions as been prescribed shall be obtained from the auditor and इच्छुक है या नहीं है वो भी देखेंगे और उसे उससे एक सर्टिफाई लेंगे कि हमारा जो कुछ कुछ कंडीशन है वो कुछ वो सर्टिफाई करता है कि नहीं, उसको भी हम देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अंडर रूल 4 of the Companies Act, under Rule 4 of the Companies Act, Auditor and Auditor Rules 2014 said the said certificate shall state उस सर्टिफिकेट में क्या क्या है इंक्लूड है वही देखेंगे यहाँ। Individual or the firm in the case may be eligible to appoint is not disqualified for appointment under the Act, Chartered Accountant Act 1949. Rule regulation made thereunder, the proposed appointment as per the term provided under the Act, the proposed appointment is within the limits laid down or under the authority of the Act, the list proceeding against the auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters of the conduct as disclosed in the certificate, true and correct. क्या है, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, बता देता हूँ। कंडीशंस, conditions include in the certificate। क्या क्या कंडीशन है देखिए। पहला जो कंडीशन है, द इंडिविजुअल और द फार्म एज द केस में बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। कोई इंडिविजुअल होगा और फार्म इंडिविजुअल और फार्म जो भी है, इंडिविजुअल है और फार्म है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा, मतलब जो अपॉइंट होगा वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। डिस्क्वालिफाइड 141 सेक्शन में हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या होता है। अगर वहीं से वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा होगा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ICAI एक्ट के अनुसार, एक्ट 1949 के अनुसार वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होंगे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। जो भी अपॉइंटमेंट प्रपोज किया हुआ है वो एक्ट के अंदर ही है, एक्ट के बाहर से नहीं है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट विद इन द लिमिट लेट डाउन। लिमिट के अंदर है, मतलब लिमिट के बाहर भी नहीं है। वो जो अपॉइंटमेंट प्रपोज किया हुआ है वो एक्ट के अंदर ही है, और जो प्रपोज अपॉइंट किया हुआ है वो एक्ट में जितने लिमिट तक लिखा हुआ है उतने लिमिट तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, और उसके जो फोर्थ पॉइंट है, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर। अगर कोई ऑडिटर के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग मतलब कोई केस चल रहा है तो, और एनी अगर कोई फार्म के ऊपर कोई केस है, अगर कोई इंडिविजुअल है और या फार्म के कोई पार्टनर है उससे भी कोई केस चल रहा है कोर्ट पर, ऑफ द ऑडिट फार्म पेंडिंग विथ रेस्पेक्ट ऑफ टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ द कंडक्ट। मतलब कोई केस चल रहा है प्रोफेशनल मैटर को लेकर, कोई भी केस चल रहा है प्रोफेशनल मैटर को लेकर, और वो केस के डिटेल्स डिस्क्लोज करना पड़ता है सर्टिफिकेट में, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, द कंपनी शैल इन्फॉर्म
The company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file a notice of such appointment within the register within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed. कंपनी इन्फॉर्म करेगा, the company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file a notice of such appointment. कंपनी क्या करेगा, ऑडिटर अपॉइंट हो गया, नोटिस फाइल करेगा और रजिस्टर को 15 डेज में नोटिस सच अपॉइंटमेंट विथ रजिस्टर मतलब आरओसी को क्या करना पड़ेगा, आरओसी को एक नोटिस फाइल करना पड़ेगा कि हम ऑडिटर अपॉइंट कर दिए हुए हैं और एडीटी 1 में 15 डेज में 15 डेज ऑफ मीटिंग इन व्हिच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड, जो मीटिंग पर ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वहीं से 15 डेज में ऑडिटर को मतलब आरओसी को क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो कैसे अपॉइंट होता है वो देखेंगे। सेक्शन 139(5) in the case of government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by any state government और गवर्नमेंट वो तो छोड़िए, वो हो गया कोई गवर्नमेंट कंपनी अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है और अकेला स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है और अकेला और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और स्टेट गवर्नमेंट कुछ दोनों मिलकर कुछ होल्ड करते हैं। अगर उनके दोनों को मिलाकर होल्डिंग 51% से ज्यादा हो गया तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो कितना होगा, 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, फाइनेंशियल ईयर जहीं से स्टार्ट होता है वहीं से 180 डेज में कौन अपॉइंट होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। जब एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसी साल वो उसी दिन तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, मतलब जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है और उसके लिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। इसके लिए हम क्या कितने पढ़ेंगे, सेक्शन 141। ठीक है। सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 ए पर्सन मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसेक्शन 1 कंडीशन 1 क्या है, सबसेक्शन 1 ए पर्सन मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो तभी एलिजिबल होगा जब वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है। और उसके बाद इट में भी नोटेड दैट, उसके बाद क्या करना पड़ेगा और अगर कोई फार्म है इफ देयर इज एनी फार्म then the majority of partners are practicing in India। अगर कोई फार्म है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी है वो जो पार्टनर है फार्म में, जो पार्टनर होंगे उनके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर वो प्रैक्टिस करते होंगे कहाँ पर, इंडिया पर प्रैक्टिस करते होंगे। और सेकंड में क्या है, सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में क्या है, और फार्म इंक्लूडिंग एलएलपी, अगर कोई फार्म है और एलएलपी, अगर कोई फार्म है और एलएलपी है उनके जो वहाँ पर अगर कोई एलएलपी है वहाँ पर अगर
कोई अगर कोई नॉन सीए मतलब अगर कोई नॉन सीए पार्टनर है, तब अगर साइनिंग अथॉरिटी किसके पास होगा? जो भी सीए है उनके पास ही साइनिंग अथॉरिटी होगा, नॉन सीए के पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, बुक में देखने आ जाइए। The provision relating to eligibility, qualification, and disqualification of an auditor. The provision relating to eligibility, qualification, disqualification of an auditor are governed by Section 141 of the Companies Act 2013. The main provision stated below: a person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant. अगर ये पर्सन तब एलिजिबल होगा जब वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, it may be noted that a firm where of majority of partners practicing in India, a firm जहाँ पर majority of partners practicing in India are qualified for appointment. अगर कोई फार्म है और वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिस करते हैं कहाँ पर? इंडिया पर, तब वो अपॉइंट करने होने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। एज ऑफिसर में बी अपॉइंटेड बाय इट्स फार्म नेम टू बी ऑडिटर्स ऑफ ए कंपनी, फार्म नेम से वो अपॉइंट होगा। where a firm including LLP limited liability partnership is appointed as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. अगर कोई LLP है, अगर वहां पर कोई नॉन सीए पार्टनर है, तब जो सीए है, पार्टनर में जो सीए है उनके पास अथॉरिटी होगा साइन करने के लिए, एज ऑडिटर साइन करने के लिए। साइनिंग अथॉरिटी कहाँ पर किसके पास होगा? जो सीए है, जो पार्टनर सीए है उसके पास ही अथॉरिटी होगा। अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 141 along with rule 10 of the Companies Act, auditor of the auditors rules 2014, hereinafter the following persons shall not be eligible for appointment as an auditor of a company. अपॉइंट होने के लिए फॉलोइंग पर्सन्स, ये जो ABCD है ये नॉट एलिजिबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल। बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट वो एलिजिबल नहीं होगा ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। ठीक है, अदर देन LLP यहाँ पर तो अपॉइंट होने के लिए तो क्वालिफाइड हो गया ना अपॉइंट होने के लिए। यहाँ पर लिखा है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP रजिस्टर्ड अंडर द LLP एक्ट। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट वो ऑडिट करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी कंपनी अगर उसके अदर कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या है? एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का कोई ऑफिसर और कंपनी का कोई एम्प्लॉय। मान लीजिए एक ऑफिसर का ना कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जिसको ऑडिट आता है, मतलब वो ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। ए पर्सन हु इज ए पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पर्सन हु इज पार्टनर और हु इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पर्सन हु इज पार्टनर किसके पार्टनर और हु इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मान लीजिए कंपनी का कोई एम्प्लॉय है कि मान लीजिए कंपनी का कोई ऑफिसर है और उस ऑफिसर का कहीं और पर पार्टनरशिप है, मतलब कहीं और से वो पार्टनरशिप उसके फार्म से वो पार्टनर है। उसी फार्म से कोई भी आदमी कोई भी पार्टनर इस कंपनी से ऑडिट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए, देखिए समझा देता हूँ क्या है। थर्ड पॉइंट, ये कंपनी है ऑफिसर कौन है? मिस्टर ए, और ये है
ABC एंड को, ये है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है? पार्टनर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये तीनों पार्टनर है। ये ऑफिसर किस कंपनी का है? एक्स लिमिटेड में ये ऑफिसर है। और पार्टनरशिप एबीसी एंड को में ये भी पार्टनर है। ये जो एबीसी एंड को है वो यहाँ पर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय है, मिस्टर ऑफिस का, मिस्टर एबीसी पार्टनरशिप फर्म का कोई भी एम्प्लॉय होगा, कोई भी एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय होगा, ये भी यहाँ पर ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए नॉट एलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। a person who or his relative or partner, person who or his relative or partner is holding any security of interest in the company or its subsidiary or of its holding company, holding or associate company or a subsidiary of such holding company। अगर कोई पर्सन, उसके होल्डिंग और उसके पार्टनर और उसके रिलेटिव सिक्योरिटी ऑफ कोई भी एनी सिक्योरिटी होल्ड करते हैं कहाँ पर? कंपनी में, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, वो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। इट मे बी नोटेड दैट रिलेटिव मे बी होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख। अगर रिलेटिव होल्ड करते हैं तो 1 लाख, अगर नॉन रिलेटिव है तो कोई भी, मतलब अगर पार्टनर है 1 रुपया वो होल्ड करेगा तो भी वो पर्सन अपॉइंट नहीं होगा, ठीक है। इट मे बी ऑल्सो नोटेड दैट द कंडीशन ऑफ 1 लाख shall be held relevant also applicable in case of company not having share capital or other securities। अगर कोई भी also noted that condition of ₹1 lakh shall however relevant be also applicable in the case of company not having share capital। अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर, अगर कोई कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं होता, वहीं पर भी ये रूल एप्लीकेबल। So may also note that the event acquiring many security or interest by relative above the threshold prescribed, the corrective action to maintain the limits specified above shall be taken by the auditor within 60 days of such acquisition or interest। देखते हैं क्या बोला डी पॉइंट में पहला क्या बोला? अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय, मतलब अगर कोई पर्सन रिलेटिव और पार्टनर होल्ड करते हैं कंपनी का, होल्ड्स सिक्योरिटी ऑफ कंपनी एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, सिक्योरिटी होल्ड करता है एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। वो जो 1 लाख है ये क्या है? फेस वैल्यू है, ठीक है। अगर कोई आदमी कोई भी कंपनी का 1 लाख रुपीज का शेयर होल्ड करता है, तब वो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर रिलेटिव होता, अगर कोई रिलेटिव होल्ड करता, रिलेटिव होल्ड्स 1 लाख एक्सीडिंग 1 लाख, अगर कोई रिलेटिव एक्सीडिंग 1 लाख होल्ड करता, एक्सीडिंग 1 लाख होल्ड करता, तो वहां पर एक करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है।
मतलब वो उनको ऑडिटर को 60 डेज टाइम दिया जाएगा कि वो जो करेक्टिव एक्शन है, मतलब बोलिए कि जो रिलेटिव है उसको उनको बोला जाएगा। कौन बोलेगा? मतलब वो ऑडिटर बोलेगा कि तुम बेच दो, जो सिक्योरिटी है उनको बेच दो कि 1 लाख से कम कर दो। 60 डेज उनके पास टाइम रहेगा, इतने दिन तक वो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। अगर वो ऑडिटर रहेगा तो रहेगा, अगर ऑडिटर नहीं रहेगा, ऑडिटर अगर वो कंपनी का शेयर होल्ड करेगा तो ऑडिटर नहीं रहेगा, शेयर होल्ड करेगा तो, अगर ऑडिटर शेयर होल्ड करेगा तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा, अगर ऑडिटर अपॉइंट होगा तो शेयर होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है। और उनके उसके बाद देखें क्या The limit of rupees 1 lakh could be applicable where the security held by the relative of an auditor and not where the security held by an auditor himself or his partner। अगर कोई भी सिक्योरिटी 1 रुपया का भी हो, ये जो 1 लाख है वो किसके लिए है? वो सिर्फ ऑडिटर और उनके पार्टनर के लिए है। अगर कोई रिलेटिव 1 लाख, एक वो जो ऑडिटर और उनके जो पार्टनर है उनके जो 1 लाख रुपया लागू नहीं होगा। अगर कोई रिलेटिव है वो 1 लाख रुपया लागू होगा। ठीक है। Is indebted of the company or its subsidiary or its holding or associate company or subsidiary of its होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख। अगर कोई भी पर्सन कंपनी को इंडेप्टेड देता है, मतलब कोई भी गारंटी देता है। इंडेप्टेड मतलब कोई भी मतलब कोई क्या है, अगर कंपनी को ऑडिटर को कुछ देना है, मतलब वो उनके साथ कुछ भी बिजनेस रिलेशनशिप है। ठीक है, कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है। इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और इट्स एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। देखिए ये है कंपनी, इसका होल्डिंग का सब्सिडरी की कंपनी का एसोसिएट की कंपनी का सब्सिडरी। कोई भी कंपनी से 5 लाख तक इंडेप्टेड हो जाए, इंडेप्टेड का अमाउंट 5 लाख से ऊपर हो गया तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। अगर ऐसे ही कोई गारंटी हो गया, has given a guarantee provides any security connection with the indebtedness। अगर कोई सिक्योरिटी के लिए गारंटी दिया हुआ है इंडेप्टेड के लिए, कोई भी लोन के लिए, of any third person of the company or its subsidiary or its holding or associate or subsidiary of its holding company in excess of ₹1 लाख। कोई भी गारंटी दिया हुआ है किसके लिए? गारंटी दिया हुआ है कितने में? एक्सेस ऑफ 1 लाख। अगर वन इंडेप्टेड है वो 5 लाख, और कोई गारंटी है तो 1 लाख। गारंटी किसके ऊपर होगा? देखिए कंपनी का होल्डिंग का सब्सिडरी और कंपनी का एसोसिएट और कंपनी का सब्सिडरी और एसोसिएट का सब्सिडरी। तो वो पर्सन क्या है, ऑडिटर होने के लिए अपॉइंट नहीं हो पाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। A person or a firm who, whether directly or indirectly, has business relationship with the company or its subsidiary or its holding company or associate company or subsidiary of such holding company or associate company of such nature as may be prescribed। अगर कोई पर्सन उसका जो बिजनेस रिलेशनशिप है किसके साथ? कंपनी के साथ और होल्डिंग के साथ, के होल्डिंग के सब्सिडियरी के साथ और कंपनी के सब्सिडियरी के साथ और कंपनी के एसोसिएट के साथ और एसोसिएट के सब्सिडियरी के साथ, इन इन सब कंपनियों के साथ उनके अगर कुछ बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो क्या है, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप के लिए कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए। Commercial transactions which are in the nature of a professional service permitted to be rendered by an auditor or audit firm under the Act, Chartered Accountant Act 1949, the rules under regulation on commercial transaction और professional services permitted, ये बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। ठीक है।
कमर्शियल ट्रांजैक्शन व्हिच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ है और वो आर्म लेंथ प्राइस, मतलब मार्केट में जो प्राइस है उसी प्राइस से वो हुआ है, तब भी वो क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। ठीक है, तो एफ वर्ड में क्या देखेंगे, ए पर्सन हुज रिलेटिव इज ए डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन, अगर कोई भी पर्सन है और उसका रिलेटिव उस भी कंपनी से, कोई भी रिलेटिव, ठीक है, कोई भी रिलेटिव उस कंपनी से क्या है, की मैनेजरल पर्सन हो गया, कि डायरेक्टर हो गया, कि मैनेजरल की कंपनी का डायरेक्टर हो गया, कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ए पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, अगर ए ऑडिटर, अगर कोई पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है और कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है एल्सवेयर और पर्सन और पार्टनर फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, कोई भी पर्सन अगर कहीं और से एम्प्लॉयमेंट है और वो क्या है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसका जो पार्टनर है वो भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा ऑडिटर के लिए। हाँ देखिए, जो अगर कोई पर्सन ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, वो ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए वो जो लिमिट है, ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए कंपनी का जो लिमिट है वो 20 कंपनीज है, 20 कंपनी, अगर एक पर्सन 20 कंपनीज में ऑडिटर अपॉइंट हो पाएगा, उसके बाद अगर उसके बाद 21 कंपनी से वो ऑडिटर नहीं हो पाए, एक साल में वो 20 कंपनी का ही ऑडिटर होगा। और 20 कंपनी के अंदर कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है, डॉर्मेंट कंपनी नहीं आता, स्मॉल कंपनी नहीं आता, और प्राइवेट कंपनी जो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, वो 20 कंपनीज में नहीं आता। और person who has been convicted by court of offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction, अगर कोई भी पर्सन फ्रॉड है, उनके उसके ऊपर केस चल रहा है, अगर वो जेल गया हुआ है, और वो उसके जो 10 ईयर, जब 10 ईयर पास न हो, 10 ईयर जब नहीं पास हो जाता, तब तक वो अपॉइंट नहीं हो जाएगा, जब 10 ईयर पास हो जाएगा वो अपॉइंट होगा। ठीक है, a person who directly or indirectly renders any service referred to in section 144 to the company or its holding company or its subsidiary company। ठीक है, कोई भी आदमी अगर कंपनी को और होल्डिंग कंपनी को और उसके सब्सिडरी कंपनी को कुछ भी प्रोहिबिटेड सर्विस दिया हुआ है, और कुछ भी प्रोहिबिटेड सर्विस दिया हुआ है, तो वो आदमी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। और जो प्रोहिबिटेड सर्विस है सेक्शन 144, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही, ठीक है, अभी तक इतना ही, रिवाइज कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।